नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको 23 जून को पटना में हुई विपक्षी एकता की अगली बैठक कर्नाटक में होकर अभी समाप्त हुई है, मैं उस पर चर्चा करूंगा और इसके मायने निकालकर अपने हिसाब से आपको दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी तक नहीं किया हो तो करें। और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि आज एक बड़ा महाकुंभ था विपक्ष का और उसमें बड़े बड़े फैसले हुए, उनके बारे में जानकारी दूंगा। आज विपक्ष ने सबसे पहले अपने जो मीटिंग्स हुई है उसका आगे के लिए उसको किस नाम से पुकारा जाए, क्या कहा जाए, इसके लिए नया नाम दिया है और उसका नाम है इंडिया वर्सेस बीजेपी, इंडिया वर्सेस मोदी, या आप जो भी चाहें कह सकते हैं, या इंडिया वर्सेस एनडीए। तो ये सारी चीज़ें आज बेंगलुरु में हुई और वहाँ पर करीब 26 दलों के नेताओं ने इकट्ठे होकर मोदी को 2024 में हराने के लिए पूरी रणनीति तैयार की। सबसे पहले बात वहाँ ये बात तय हुई, संगठन का नाम इंडिया होगा। इंडिया का बहुत लंबा नाम है, इसलिए शॉर्ट में उसको इंडिया कहा जाएगा। खैर वो एक अलग बात है। दूसरा, एक नया दफ्तर खोला जाएगा, वो दिल्ली में होगा। अगली बैठक बम्बई में होगी, उसकी भी बात तय हो जाएगी। और सबसे पहले इस पूरे कार्यक्रम का प्रीम्बल मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के लीडर हैं, उनके द्वारा सबके सामने रखा गया और राहुल गांधी ने इस संगठन का नाम इंडिया रखने के लिए सभी को बोला और सुझाव रख दिया कि भाई ये मेरा सुझाव है, यदि आप सभी सहमत हैं तो आप बताइए। तो सभी दल इस बात से सहमत हो गए कि इंडिया नाम अच्छा है। खैर ये बात तो यहाँ पर ख़त्म होती है, लेकिन जहाँ बेंगलुरु में ये बैठक चल रही थी, 2.5 घंटे लंबी चली इस मैराथन बैठक में, मैराथन बैठक से परेशान होकर नरेंद्र मोदी खुद को भी नहीं रोक पाए और उन्होंने कल ही ऐलान कर दिया था कि कल एनडीए की बैठक होगी और एक दिल्ली के 7 तारा या 5 तारा होटल में एनडीए की बैठक बुलाई गई। ये मैं समझता हूँ ये घबराहट भी हो सकती है, क्योंकि एक विपक्षी एकता के लिए इस तरह की मीटिंग को हेडलाइन न बनने देने के लिए उन्होंने अपनी मीटिंग रखी और उसमें 30 दलों को आमंत्रित किया आज। खैर बहुत से दल ऐसे हैं जिनका न विधानसभा में कोई अस्तित्व है, न लोकसभा में कोई अस्तित्व है, और वो अपने अपने जिला लेवल पर हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए उन्होंने एनडीए में 30 दलों का ऐलान किया। हालांकि पहले ये नारा चलता था कि एक अकेला सब पर भारी, लेकिन अब तो एक अकेला नहीं, अब तो 30 अकेले सब पर भारी, ये वाली बात हो गई। खैर वो जो भी है, मैं आपको इस मामले में साफ कर दूं कि विपक्ष आज भी बहुत मजबूत स्थिति में है। आज भी उसकी 10 बड़े राज्यों में सरकारें हैं, आप देख लीजिए आंख उठा करके। ममता बनर्जी बंगाल में, शिबू सोरेन झारखंड में, कांग्रेस छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समथिंग, क्योंकि सरकार तो उसी की बनी थी, अब बीच में तोड़ फोड़ करके उन्होंने बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। और राजस्थान, अभी अभी कर्नाटक उन्होंने जीता, उसके बाद हिमाचल भी जीता, और केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, और अभी अभी महाराष्ट्र उनकी हाथ से निकला है। हालांकि सरकार उन्होंने चलाई 1-1.5 साल, उसके बाद इस तरह से ये 10 राज्य हैं और बीजेपी पर केवल छोटे छोटे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं
और 4-5 स्टेट में उनकी सरकार है, और एक विपक्ष का एक राज्य और रह गया जिसको केजरीवाल संभाले हुए हैं। पंजाब भी केजरीवाल के पास है। इस तरह से कुल मिलाकर के विपक्ष के पास 10 राज्य हैं और बीजेपी के पास केवल 6 राज्य हैं जिनमें उनकी सरकारें हैं, और छोटी छोटी जो स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट की वो हैं। खैर वो जो भी है, बीजेपी इस चीज़ से घबराई हुई है। उसको ये लग रहा है कि विपक्ष इतना मजबूत कैसे होता जा रहा है। अभी तो जो पटना की बैठक थी तो उसको तो ये कहा गया था कि शोकेस में फ़ोटो खिंचवाने का कार्यक्रम है, और अब आज तो कोई सूझा ही नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा कि मामला इस बैठक में क्या हुआ। लेकिन बैठक में सारी चीज़ें तय हो गई और कांग्रेस खुलकर मैदान में आ गई है। विपक्ष की तरफ से उसने कहा है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जो जहाँ है वहाँ अपनी ताकत दिखाए। हम सिर्फ चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि बीजेपी इस देश से और सत्ता से हट जाए, क्योंकि बीजेपी वो काम कर रही है जिसकी वजह से जनता अपमानित हो रही है, पीड़ित हो रही है, भूखों मरने के कगार पर है। बहुत सारी चीज़ें हैं। इस बात पर राहुल गांधी ने अपनी बातें बाकायदे सभी नेताओं के सामने रखी और कहा उन्होंने भारत यात्रा के दौरान बहुत कुछ देखा, सीखा, और जनता की नब्ज को टटोलते हुए मैंने देखा कि लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि जिन अनसुलझे हुए नारों को लेकर बीजेपी सत्ता में आई थी उसमें मेन भ्रष्टाचार था, बेरोजगारी थी, गरीबी दूर करना था, लेकिन उसने कोई भी कार्यक्रम अपना सफल करके नहीं दिखाया। ना तो बेरोजगारी ख़त्म हुई, ना ही गरीबी दूर हुई, और गरीबी तो और बढ़ गई। 85 करोड़ लोग आज भी 5 किलो अनाज पर जीने मरने के लिए तड़पते रहते हैं। वहीं भ्रष्टाचार के मामले में विपक्ष के लीडर्स पर छापे डाले जा रहे हैं। आज भी मैं समझता हूँ छापे पड़े हैं छत्तीसगढ़ में, और एक स्टेट में और है तमिलनाडु, शायद तमिलनाडु में है। और वो किसके इशारे पर ये सारा हो रहा है वो आप जानते ही हैं। ईडी का प्रयोग, उनका प्रयास ये है किसी तरह से ये विपक्षी एकता है ये भंग हो जाए और सारे नेता साथ ना आए, और यहाँ तक कि टूट करके हमारे साथ आ जाए। क्योंकि पिछले 27 जून को नरेंद्र मोदी ने जो भाषण भोपाल में दिया था, उसके बाद आपने देखा क्या हो गया। जो एनसीपी का नाम लेकर के कहा था 97 या कितना करोड़ रुपया का दागी है वो आदमी, और उसी को उन्होंने अपनी पार्टी में लेकर अपने साथ लेकर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो ये सारी चीज़ें वो धमकाते हैं किसी तरह से ईडी या इनकम टैक्स के जरिए लोगों को तोड़कर अपने पाले में ले लें। आज भी मैंने यूपी में सुना है कि ये कानपुर के एक लीडर हैं जो विधान परिषद के अध्यक्ष रहे थे, सुखराम यादव, उन पर भी डोरे डाले जा रहे हैं और वो किसी भी तरह से अखिलेश यादव से दूर किए जा रहे हैं। ऐसा मेरे सामने एक न्यूज़ आई है, उसमें ये साफ है। और उन पर ये कहा जा रहा है कि वो अखिलेश यादव से नाराज़ हैं। ऐसा नहीं है। सुखराम यादव एक मौजूद नेता हैं और भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी हरमोहन सिंह के बेटे हैं, जो यादव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और एक बहुत यादव समाज में बड़े सम्मानित लीडर थे कानपुर के। तो उनके बेटे सुखराम सिंह यादव हैं, वो जो विधान परिषद में यूपी में अध्यक्ष थे। उनका हो सकता है अखिलेश यादव से कोई अपना डिफरेंस चल रहा हो, उसको बीजेपी अपने साथ लेने आ रही है। ये भी पता चला है कि पूरे परिवार सहित आज सुखराम यादव ने सीएम योगी से मुलाकात भी की है। तो शायद ये ऊपर की तरफ से इशारा है कि भाई किसी भी तरह से अखिलेश यादव को कमज़ोर करो। तो वो एक अलग बात है, किसी के जाने से क्या होगा, आने से क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना मानना है ये है कि अब विपक्ष जिस तरह से एकजुट हो रहा है, तो जनता भी इस बात पर अपनी मोहर लगाने को तैयार है कि वो विपक्ष के साथ है। और मैं समझता हूँ दिल्ली में जो कार्यालय खोला जाना है, उस कार्यालय का मकसद ही यही है कि आम जनता तक चुनाव प्रचार में कौन
किस तरीके से किस राज्य में कौन लीडर जाएगा आएगा, उसकी पूरी एक थ्योरी तैयार होगी और उस पर ही काम फिर आगे शुरुआत की जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि आज की बैठक बहुत धमाकेदार हुई और एकजुटता भरी हुई। उस समय इस बैठक में सभी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेमबल रखा, उसका प्रस्तावना रखी, सबके सामने अपनी बात रखी। उसके बाद मैं समझता हूँ ममता बनर्जी बोली और उसके बाद में फिर केजरीवाल का भाषण हुआ। उसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला के बेटे अमर अब्दुल्ला साहब, और मैं समझता हूँ महबूबा मुफ्ती ने भी अपना बयान दिया। इस तरह से सभी को मौका दिया गया। लालू यादव भी थे वहाँ पे, तेजस्वी यादव थे और बिहार के चीफ मिनिस्टर भी इस मीटिंग में बहुत ही पूरे ताकत के साथ पहुँचे हुए थे। हालांकि इस तरह से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, 26 दलों के नेता एकजुट हुए, उससे दिल्ली में जैसे राजनीतिक भूकंप आ चुका है, दिल्ली हिल गई है। जैसे आमतौर पर कहते हैं भूकंप से दिल्ली हिली और भूकंप से भारत में धरती डोली। इसी तरह से कर्नाटक में जो मीटिंग हुई, विपक्ष की एकता की मीटिंग हुई, उसको लेकर दिल्ली की जो सियासत है वो हिल गई है। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल, इसे सब्सक्राइब कर लें, अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और फॉलो करिए मेरे को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर जनता तक पहुंचाएं। नमस्कार।